गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? आप बताइए, आपका हेल्थ कैसा है? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं सभी चैलेंज कंप्लीट कर लिया गया है बहुत ही अच्छी तरह से, और हेल्थ भी फिट है। और आप क्या कर पाए अपने चैलेंज जो भी लिए थे लाइफ में, या अभी जो चैलेंज अगर लिए होंगे तो कर रहे होंगे, तो किन परेशानियों से आप सामना कर रहे हैं, या क्या आपके चैलेंज या आपके लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है तो क्या उसे सही किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परेशानी किस तरह से, मतलब हेल्थ से रिलेटेड परेशानी हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, ताकि आप हेल्थी रहे। और हेल्थी नहीं रहिएगा तो आप समझ सकते हैं फिर से सारा लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यानी हेल्थ से ही पूरा कनेक्शन है कि अगर आप लाइफ में हेल्थी नहीं रहते हैं, खान पान को लेकर संयम नहीं बरतते हैं, तो कहीं न कहीं आप बड़ी बीमारियों का दावा देते हैं। और आजकल जो बड़ी बीमारियों में से कॉमन बीमारी है, बीपी हाई होना, शुगर लेवल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, यानी ये सभी एक नॉर्मल बीमारी है। कैंसर का हो जाना, तो कहीं ये ऐसी बीमारियां हैं जिसे कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसका एक अलग से लिस्ट भी है कि आप इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं पूर्णतः। कोई भी ठीक है, सही हो जाता है तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई भी अगर डॉक्टर बोले कि इसे, या कोई भी अगर दावा करके कोई दावा देता है कि इसे 100% श्योरिटी के साथ ठीक कर दूँगा, तो कहीं कहीं ये उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ओके, जैसा कि आपने देखा पतंजलि के केस में, कोरोनिल को ले लीजिए, उन्होंने ऐसा क्या कहते हैं, एलोपैथी को इतना नीचे दिखा दिया अपने विज्ञापन में कि काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में उनको अपना जवाब देना पड़ा और माफ़ी भी मांगना पड़ा। ओके, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, और हेल्थ में ध्यान दीजिएगा तो अपने हेल्थी रहिएगा तो सिंपल सी बात है, काम में भी मन लगेगा और अपने फैमिली के साथ भी बेस्ट वे से टाइम बिताइएगा। ओके, क्योंकि एक हेल्थ इश्यू हो जाता है तो आपका बड़े से बड़े जो कितना भी मान लीजिए एक मिडिल फैमिली के लिए, उसका एक नॉर्मल बीमारी में भी अगर आप अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाते हैं तो 50-60 हज़ार तो आपका बिल बन ही जाता है। ओके, तो इसलिए देखा गया है कि जो भी मिडिल फैमिली है उनको तो जॉब से ठीक है, जो पैसा मिलती है तो उनको केवल जो अपनी आवश्यकता है खाने पीने की ज़रूरतों का चीज़ वो पूरा कर पाते हैं, लेकिन बीमारियों के कारण ही लोग और गरीब हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड जो निम्न से निम्न, मतलब कम से कम दामों में खाने की जो अच्छी क्वालिटी का वस्तु हो उसे प्रोवाइड कराना। ओके, और जो पहनने का और घर, ये सभी चीज़ें बेसिक है, और ये सभी अगर बेसिक चीज़ें सुधार लिया जाए तो ही आपका 2047 तक आपका कहा जा सकता है कि इंडिया आपका विकसित भारत बन सकता है। ओके, क्योंकि अगर आप मूलभूत स्ट्रक्चर को ही नहीं, आप बेस को ही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपका जो भी आपका टारगेट लिया गया है, सपना लिया गया है विकसित भारत का 2047 तक का लक्ष्य, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए इसमें सभी कोई का योगदान होना ज़रूरी है, और आप 2047 तक अपने विकसित भारत को, मतलब अपने भारत को विकसित भारत बनाने में कितना आपका योगदान रहता है, ये आप ज़रूर डिसाइड कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कीजिए, ताकि आप भी विकसित भारत बनाने में आप मदद कर पाए। ओके, तो थोड़ा सा जान लेते हैं आजकल इंटरनेशनल क्या हो रहा है, देश दुनिया की खबरें जान लेते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी 13 से आपका G7 का बैठक चल रहा है, और G7 आपका बैठक में आप जानते हैं कौन कौन से देश है, और यह बेसिकली इस बार इटली के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ओके, और इसमें भारत एक ऐसे बहुत सालों से
एज ए गेस्ट हर साल मतलब गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जीतकर और इसमें मतलब चुनाव के समय में ही इसका इनविटेशन आया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, चुनाव जीतने के बाद इसमें मैं शामिल होऊंगा। और उन्होंने शामिल हुआ और 13 तारीख से कंटिन्यू मतलब जारी है आपका G7 की बैठक। तो इसमें G7 बेसिकली है क्या, तो G7 आपका जब 1973 में 1973 में जब इजराइल ने आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो सऊदी अरबिया है, जैसे उससे लगे जितने आसपास की कंट्री है, उस पर काफ़ी चढ़ाई कर जाने के कारण, युद्ध होने के कारण, जो पहले से होता था युद्ध, लेकिन 1973 काफ़ी बड़े लेवल पे युद्ध हो गया और काफ़ी देशों का इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली इसमें अमेरिका का काफ़ी अच्छा हाथ था, अमेरिका का सहयोग था, इजराइल का सपोर्ट था और जितना भी वेपन चाहिए था, पैसा चाहिए था, वो हर तरह से एज 36,000 करोड़ तो ऐसे ही मतलब मदद के रूप में दे दिया था कि मैं आपके साथ हूँ और आप युद्ध लड़ा कीजिए। ओके। और आप जानते हैं ओपेक कंट्री का जो भी कौन हेड है, सऊदी अरब, जो ओपेक कंट्री का जो ओपेक कंट्री है क्या बेसिकली, इसमें बेसिकली जितने भी आपका पेट्रोल निकलता है, ओके, पेट्रोलियम देश है जो पेट्रोल निकालते हैं, तो उनका एक संगठन है ओपेक और उसका मेन हेड के रूप में सऊदी अरब काम करता है। ओके। तो सऊदी अरब ने देखा कि इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और आप जानते हैं इजराइल का खिलाफ सभी मुस्लिम कंट्री रहते हैं। ओके। खासकर जो भी है, तुर्की हो गया, आपका सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, ये सभी मतलब एज इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं। फिर भी चलिए युद्ध हुआ और तब सऊदी अरब ने अपना डिसीजन लिया कि चलो इनका मेन है पैसा, इनका कमर टूट है। कोई भी देश का ताकत क्या है? पैसा। ओके। तो पैसा अगर उस देश का, जिस देश के पास आज पैसा है वो पावरफुल है, और जिस देश के पास पैसा नहीं है वो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, जो एज ए IMF से 3 बिलियन वेल पैकेज के लिए अपना देश तक क्या कहते हैं, जो LPG सुधार, जो भारत LPG रिफॉर्म किया था भारत में, उसी तरह अब LPG रिफॉर्म के रूप में अब पाकिस्तान ने किया है कि आप अपना देश में हाई टैक्स और टैक्स बढ़ाइए और अपने कंपनियों का आप मतलब जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसमें प्राइवेट को आप हाथ दीजिए, मतलब बेचिए उसे। तो ऐसे करके आपका IMF का 3 शर्तें होती है। ओके। और पाकिस्तान ये कर चुका है और उसका भी चलिए कुछ ना कुछ उसका अभी के समय में जो सऊदी अरब का जो अखबार शायद अल जजीरा, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को एज ए उसका इकोनॉमिक एक पॉजिटिव के रूप में दिखाया। उसका 2.8% के हिसाब से उसका GDP ग्रोथ हो रहा है और कहीं ना कहीं आप उसका टारगेट है 3 पॉइंट कुछ अगले आपका क्वार्टर तक पहुंचना। ओके। तो इसका महंगाई जो 300% तक बढ़ गया था, तो कहीं ना कहीं आपका काफ़ी कम हो गया है। तो बेसिकली महंगाई क्यों होगा? क्योंकि आपका विदेश से जो सामान मंगाना था तो उसका आपका पेमेंट जो डॉलर में होता है, तो पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचा, जिस कारण से विदेश से सामान मंगा पाए और डॉलर में पेमेंट कर सके। ओके। तो जिस कारण से जो मेन सप्लाई होता है खदानों का, कुछ भी चीज़ का, पेट्रोल का, खदान का, तो उसका सप्लाई चेन ही बिगड़ गया और जिस कारण से महंगाई बढ़ती चली गई। ओके। और जब 3 बिलियन बेल आउट पैकेज IMF ने दिया और उसने चाइना से भी मांगा, सऊदी अरबिया से भी मांगा, तो ऐसे अब लगभग 9 बिलियन के आसपास उसके फॉरेक्स में आपका रिजर्व है और इंडिया के आपका तो 600-650 बिलियन आपका एनी टाइम आपका फॉरेक्स रिजर्व रहता है। ओके। गोल्ड के अलावा तो कहीं ना कहीं इंडिया काफ़ी अभी मजबूत स्थिति में, कहीं कहीं चौथा पाँचवा इकोनॉमिक आपका है, GDP वर्ल्ड में GDP लेकर खड़ा है। तो चलिए
पाकिस्तान और भारत का तुलना तो अभी किया ही नहीं जा सकता है। ओके, पाकिस्तान का तुलना कर लिया जाए श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से तो काफ़ी है, उनका भी अच्छा स्थिति है पाकिस्तान से भी। तो अभी चलिए बदहाली कंगाली है तो उसका छोड़िए। ओके, तो अब यहाँ पे इजराइल का तो मदद कर दिया, तो बाद में काफ़ी समझौता हुआ और समझौता के दौरान युद्ध ख़त्म हुआ। उसके बाद जो सऊदी अरबिया है वो अपना तेल में अपने सभी देशों के साथ, ओपेक कंट्री के साथ मिलकर और अपना तेल में कटौती करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से आप जानते हैं सभी इकोनॉमी की आपका तेल ड्राइवन है, यानी पेट्रोलियम नहीं मिलेगी तो आपका यातायात रुक जाएगा, और यातायात रुक जाएगा तो हर चीज़ आपका ठप हो जाएगी। जो भी आपका रोजगार, जो भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, हर एक चीज़ आपका बंद हो जाएगी, जिसके कारण से आपका सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा। ओके, तो काफ़ी महंगा कर दिया, और तेल में कटौती के कारण आपका जो आपका 60 रुपये बैरल मिलता था तेल, वो 180 बैरल मिलने लगा डॉलर। ओके, तो कहीं कहीं एक जो भी पश्चिमी कंट्री के देश थे उनको ये चिंता में पड़ गए, इसलिए उन्होंने सोचा इसका क्या हल निकाला जाए। ओके, तो उन्होंने G7 का गठन किया। इसमें पहले G8 था, इसमें पहले रसिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया में रसिया ने चढ़ाई कर दिया और उसमें कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे रसिया को निकाल दिया गया G7 देशों के द्वारा। G8 था लेकिन अब G7 है। ओके, जिसमें 7 कंट्री है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब बेसिकली G7 आपको वर्ल्ड के जितने भी आपका GDP है उसका 30% आपका केवल G7 जो छोटे मोटे देश है 30% GDP कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 7 इतने पावरफुल देश हैं जो इतने पैसे लेकर बैठे हैं वर्ल्ड का। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है, तो इसलिए ये लोग पावरफुल कहलाते हैं। लेकिन वही है, तो अगर आप इंडिया को भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसका भी जैसा कि आज चाइना इंडिया से 5-6 टाइम्स आपका आगे है। ओके, 20-21 ट्रिलियन आपका उसका GDP है, और हमारा अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है, और इसमें सभी भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करना ज़रूरी है, और कैसे अपने देश को आगे ले जाए ये काफ़ी सोचने की बात है। और चलिए 2047 तक कहीं ना कहीं विकसित भारत हो जाएगा। तो और विकसित भारत का यह मतलब ये है कि आपको जो 50% जो ग्रामीण में लोग रहते हैं, तो 50% लोगों को वहाँ पे एज ए शहरी जनसंख्या में लाना पड़ेगा। अब शहरी जनसंख्या मतलब हर एक चीज़ आपको एज ए अच्छा जल, हर एक चीज़ मतलब शहर में जो सुख सुविधा मिलती है, जैसे एज ए आपको गाँव में आधे से अधिक आबादी को गाँव को शहर के रूप में आपको विकसित करना पड़ेगा, तभी आपको 2047 तक आपका विकसित भारत बन सकता है। ओके, तो चलिए ये तो अभी समय है और समय बीतता जाएगा और समय रुकने वाला है नहीं। ओके, तो चलिए वो तो कहीं ना कहीं आपका G7 देशों ने अपना संगठन बनाया और वहाँ पे आपका जो पेट्रोलियम से समस्या से निकले। ओके, और तब उसके बैकवर्ड मतलब एज ए कोई भी देश ना ही प्रॉपर वैसे 100% मतलब हमेशा के लिए दुश्मन रहता है, और ना ही कोई देश हमेशा के लिए मित्र रहता है। ओके, मतलब केवल हित की बात है, जो जिस देश के लिए जब फ़ायदा रहेगा वो अपना मतलब जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे पर्दा बदल देता है और उसके साथ चला जाता है। तो अमेरिका बैकफुट से सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहा था। ओके, कि तुम्हें जो भी है तुम इतने क्या कहते हैं ओपेक देश के जो भी तेल सबसे ज़्यादा तुम्हारा निकलता है, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अमेरिका की मतलब उस समय आपका $1 सोने मतलब एक सोना और $1 एक बराबर माना जाता है। ओके, और माना जाता था उस समय।
तो कहीं न कहीं उसने अमेरिका ने अपना पाठ पढ़ाया कि तुम अपना जो भी तेल का व्यापार करते हो तो बेसिकली तुम अपना पेमेंट डॉलर में लेना, ओके। और डॉलर का तुम जानते हो कि इसका वैल्यू क्या है कि $1 बराबर 1 ग्राम सोना, यानी डॉलर इक्वल टू सोना उस समय हुआ करता था। तो इसका अमेरिका की चाल कामयाब होगी और जब देखने लगा कि क्योंकि जो सऊदी अरबिया है लगभग 1.5 ट्रिलियन से ऊपर आपका सालाना उसका तेल आपका केवल तेल से बेचकर अर्न करता है, ओके। तो अमेरिका ने तो पाठ पढ़ाया, लेकिन उसने देखा कि सभी देश जब डॉलर में पेमेंट करने लगेंगे तो अधिकतर जो डॉलर है इसके पास तो काफ़ी पैसे हो जाएगा, सऊदी अरबिया के पास सारे डॉलर इसके पास चला जाएगा। तो अमेरिका ने फिर से अपना एक चाल चला और उसने ट्रेजरी बिल जो हर एक गवर्नमेंट निकालती है, हर एक देश का गवर्नमेंट निकालती है ट्रेजरी बिल के रूप में। और ट्रेजरी बिल यानी सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि अगर सरकार गवर्नमेंट गिरी तो समझिए तभी ट्रेजरी बिल आपको ख़त्म होता है। तो ट्रेजरी बिल कहीं न कहीं काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है और इसमें होता है कि गवर्नमेंट को आप पैसा देते हैं और उसमें निश्चित समय में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मान लीजिए 10 साल बाद 15 साल बाद आपको अच्छे खासे मतलब एकदम निश्चित प्रॉफिट के साथ आपको उतना पैसा मिलता है, ओके। तो इसलिए ट्रेजरी बिल कहीं कहीं अधिकतर देश के लोग दूसरे देशों में अपना ट्रेजरी बिल, उस देश का ट्रेजरी बिल खरीदते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो सऊदी अरबिया से अमेरिका ने पाठ पढ़ाया कि तुम इतने पैसों को क्या करोगे और तुम मेरे से ट्रेजरी बिल ले लो। और ट्रेजरी बिल बेसिकली तुम जब चाहो तब पैसा जितना चाहो तुम निकाल सकते हो, ओके। तो सऊदी अरबिया को भी लगा चलिए ठीक तो ही है। तो इस हिसाब से जो भी पैसा फिर से डॉलर का था तो अमेरिका पास ही चला गया और केवल जो क्या कहते हैं अंक में ही दिखता रहता है कि आपका इतना पैसा है आपके अकाउंट में, ओके। तो इस तरह से फिर भी आपने देखा अभी जो साउथ ईस्ट जो मतलब एशिया कंट्री है तो एशिया में आपका ब्रिक्स चलता है, जिस तरह G7 है उस तरह ब्रिक्स कंट्री है, ओके। तो ब्रिक्स कंट्री में भी अब इनका अब बीच में देखे आपने रसिया यूक्रेन युद्ध में, तो रसिया में आपका डॉलर का पेमेंट का क्राइसिस उत्पन्न कर दिए, मतलब डॉलर से व्यापार करना ही बंद करवा दिए। और चलिए रसिया भी उसका तोड़ निकाल दिया और अपने सहयोगी देशों से उसके ही जैसे चाइना से युआन के रूप में आपका पेमेंट ले लिया, भारत से आपका इंडियन रुपीज़ के रूप में पेमेंट ले लिया। मतलब अपने देश जो भी पड़ोसी देश हैं अपने पड़ोसी देशों से उसके करेंसी में ही व्यापार करने लगा। तो चलिए कहीं ना कहीं और इसके लिए उसने जैसे इंडिया में एक एस्त्रो और नोस्त्रो, ओके। एस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट होता है जो कि अगर मान लीजिए कि डॉलर का ही आपका हमेशा विकल्प रहता है, तो डॉलर क्यों ऐसा क्या हुआ कि डॉलर अमेरिका ने सभी देशों को आपका पेमेंट लेना, मतलब अधिकतर देश डॉलर पेमेंट लेते हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीति चाल है और जिस समय डीडॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये इस कदम चल रहा है, अगर ब्रिक्स देश अपना कंट्री बना लेती है मतलब अपना करेंसी बना लेती है तो कहीं ना कहीं ये डीडॉलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो एक और सऊदी अरबिया ने झटका दिया है अमेरिका को और इसे कह सकते हैं बहुत ही बड़ा एक डीडॉलराइजेशन के रूप में देखेंगे। पेट्रो डील, ओके। अब पेट्रो डील था क्या, ओके। तो बेसिकली मैंने बताया कि अमेरिका मतलब पहले जो सऊदी अरबिया तेल निकाला करता था तो उसका पेमेंट कोई भी एज ए बार्टर सिस्टम के रूप में, जैसे कोई भी मान लीजिए किसी भी देश से अनाज लेना है तो अनाज के रूप में तेल दे दिया और अपने देश में अनाज ले लिया, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता था या गोल्ड से ले लिया, सिल्वर से ले लिया, मतलब ऐसे करके वो अपना तेल मतलब किसी भी चीज़ में आपका पेमेंट ले लेता था। लेकिन अमेरिका का पाठ पढ़ाने से कि तुम्हें डॉलर तुम्हारा आप देख सकते हो कि सोना इक्वल टू डॉलर है, तो तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम डॉलर में ही पेमेंट लो, ओके, सभी से। तो एग्रीमेंट किया और
पेट्रो डील उसे बोला गया। यानी अगर कोई भी देश पेट्रोलियम खरीदता है, ओके, तो केवल डॉलर में ही व्यापार करेगा, मतलब डॉलर में ही पेमेंट देगा। और जो डॉलर में पेमेंट नहीं देगा, उन्होंने बताया कि अगर डॉलर में पेमेंट नहीं जो देते हैं तो वो उनका जिम्मेवारी हम लेते हैं और हम उन्हें उससे डॉलर में पेमेंट करवाएंगे। ओके, तो इस तरह से सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच डील हो गया, पेट्रो डील। और इस कारण से हम ना चाहते हुए भी कोई भी देश से अगर मिडिल ईस्ट या कोई भी कंट्री से अगर पेमेंट लेता है तो डॉलर में ही पेमेंट देता है, यानी तेल लेता है तो डॉलर में ही पेमेंट देता है, इसलिए इसे पेट्रो डील कहा गया। लेकिन ये 9 जुलाई को, मतलब 9 जून का उसका रिवाइज करना था, मतलब फिर से उसका डेट आगे बढ़ाना था कि आपका पेट्रो डील आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक रिवाइव नहीं किया गया है और इस कारण से मार्केट में सुर्खियाँ बनना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं अब ये डील से सऊदी अरबिया अपना हाथ खींच रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो ये काफ़ी ब्रिक्स कंट्री के लिए या अन्य देशों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए सऊदी अरबिया है तो अब इससे जो भी पहले जैसे बार्टर सिस्टम था, तो या मान लीजिए कोई भी अपना ब्रिक्स कंट्री है तो अपना खुद का करेंसी निकाल दे अगर ब्रिक्स कंट्री, तो ये जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी जो बड़े देश हैं जो G7 कंट्री के अलावा, तो खासकर इन्हीं लोगों में क्या कहते हैं, जो भी अधिक से अधिक पेट्रोलियम की खपत होती है, तो कहीं न कहीं अगर चाइना से सामान मंगाता है, चाइना में क्योंकि औद्योगिक हब है, जो भी चीज़ चाहिए चाइना आपको बना कर दे देगा। ओके, तो कहीं न कहीं अगर सऊदी अरबिया को कुछ भी चाहिए या अगर सऊदी अरबिया को डिफेंस के रूप में ही चाहिए कोई भी वेपन, तो रसिया जैसे हाईटेक वेपन कोई नहीं बनाता है अगर देखा जाए तो। ओके, तो काफ़ी आगे है, अमेरिका से भी आगे है रसिया। ओके, तो जिन्होंने वेपन के अपना जैसे जिरकॉन मिसाइल आपका ले लिया जाए, मतलब काफ़ी वेपन में एडवांस है। तो अगर सऊदी अरबिया को चाहिए तो वो अमेरिका के बजाय अगर अमेरिका कोई अपने वेपन देने से मतलब दुश्मनी भी करता है तो रसिया से आराम से वेपन ले सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो चलिए, पेट्रो डील इसे ही बोला गया कि आपका अमेरिका के द्वारा सऊदी अरबिया को पाठ पढ़ा के और बेसिकली डॉलर को मजबूत करने के लिए आपको उस समय बोला गया था कि आप कोई भी पेमेंट तेल का पेमेंट लेना केवल डॉलर में ही लेना। ओके, तो इसे पेट्रो डील कहा गया और 9 जून का रिवाइव करना था। और अभी तक जहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि अभी तक आपका रिवाइव नहीं किया गया है, तो कहीं न कहीं ये और उधर G7 की बैठक भी चल रही है। तो चलिए, एक नहीं रिवाइव होगी तो काफ़ी अच्छी बात है और इसे ही डीडॉलराइजेशन कहा जाएगा। ओके, और ये डीडॉलराइजेशन के काफ़ी बड़ा एक क्या कहते हैं, बड़ा कदम होगा। और पहले से ही डीडॉलराइजेशन होता ही जा रहा है, जैसे कि रसिया, इंडिया या जो भी ब्रिक्स कंट्री है जो अपने पेमेंट जो मान लीजिए रसिया जो भी ले रहा है आपका, तो चाइना से जो भी व्यापार कर रहा है तो अपना उसके युआन में ही पेमेंट कर दे रहा है। ओके, और मान लीजिए जो भी तेल आपका इंपोर्ट किया तो इंडिया रुपये में ही रसिया ने पेमेंट कर लिया। तो चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से यही चल रहा है आपका देश दुनिया खबर में। और देखा गया जो आपका G7 की जो बैठक चल रही है उसमें कई फंक्शन में देखा गया कि एक समय जो बाइडन मीटिंग में ही सो रहे थे, मतलब सोते हुए पाए गए, तो जेलेंस्की ने जाके वहाँ पे उठाए। तो और एक समय प्रोग्राम हो रहा था और G7 कंट्री का फ्लैग जो स्काई जो ऊपर से मतलब जो क्या कहते हैं, जो हवा में से छलांग लगाते हैं, तो वो G7 का फ्लैग लेकर और वहाँ पे लैंड किया। वहाँ पे मतलब सभी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे G7 का, तो बाइडन वहाँ से खोए से लगने लगे, मतलब क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं था। तो इस तरह से मीडिया में तैरने लगे कि कहीं न कहीं आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का
आपका भूलने के उनका एज हो गया है और उनका भूलने की बीमारी है। तो चलिए, फिर भी उनका डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये 100% फिट है। और सबसे उम्र दराज आपका जो अभी तक का हिस्ट्री में है, तो सबसे उम्र दराज आपका प्रेसिडेंट जो बाइडन है। तो कहीं न कहीं अब उनको आराम करने की इस स्थिति में पर वो देश चला रहे हैं और वर्ल्ड का सबसे क्या कहते हैं, बिगेस्ट इकोनॉमिक वाले जीडीपी वाले देश चला रहे हैं। तो वैसा लीडर भी होना चाहिए। और कहीं न कहीं जो बाइडन के आ जाने से काफ़ी अमेरिका में अमेरिकी लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उनका कई डिसीजन ऐसा हुआ कि वो काफ़ी अपने अमेरिका का जो वर्ल्ड लीडर के रूप में पहचान बनाना होता है, तो वो बनाने में असफल रहा और इसके पीछे कई कारण रहे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने देश में फोकस कीजिए और फिर भी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, देश दुनिया की खबरें जानना ज़रूरी है। ओके। और जो रसिया आपका है, जो G7 का भी चल ही रहा है, तो अगर क्यूबा संकट अगर आपने सुना होगा, क्यूबा संकट बेसिकली था क्या? तो इधर आपका टर्की में टर्की में आपका अमेरिका ने अपना मिसाइल खड़ा करना शुरू कर दिया था, जो भी था। और उधर क्यूबा एकदम आपका 120 माइल के अंदर है, 120 माइल से 150 माइल के अंदर आपका अमेरिका से सटे हुए समुद्र के बीच में एक टापू की तरह क्यूबा है। ओके। तो क्यूबा देश बेसिकली एकदम साम्यवादी विचारधारा का है और रसिया का पूरा पक्षधर है। ओके। और वहाँ का राष्ट्रपति को अमेरिका ने लगभग 150 से बार ऊपर प्रयास कर लिया है मरवाने का, मतलब मारने का, लेकिन असफल रहा। तो चलिए, रसिया का साथ मिला और क्यूबा संकट उस समय हुआ था जब रसिया ने पूरी तरह से अपना जो परमाणु पनडुब्बी था, जो परमाणु मिसाइल था, वो काफ़ी मात्रा में क्यूबा में आपका डिप्लॉय कर दिया था, जो कि 120 माइल से 150 माइल के अंदर है। आप तो समझ सकते हैं। और प्रशांत महासागर में रसिया को रोकने के लिए अमेरिका ने भी वहाँ पे पूरे प्रशांत महासागर में जगह जगह ब्लॉकेज लगा दिया था शिप का। ओके। तो प्रशांत महासागर में आपका इंडिया और नहीं, मतलब रसिया और अमेरिका का उस समय युद्ध होने से कुछ ही कदम दूरी पे थे, लेकिन कहीं न कहीं रसिया पीछे हटा और उस समय वर्ल्ड वाइड थ्री होने ही वाला था, लेकिन पीछे हटा और उसने बोला कि हाँ, तुम अमेरिका भी कम नहीं था ना कि वहाँ पे रसिया में अटैक करने के लिए उसने भी अपना पूरा मिसाइल वहाँ पे तैनात कर दिया था उसके बगल में। तो कहीं न कहीं आपका इसीलिए रसिया भी कि अमेरिका के नज़दीक एकदम कान के बगल में खड़ा कर दिया था अपना मिसाइल। तो इस तरह से दोनों में समझौता हुआ और अपना अपना मिसाइल हटाए। लेकिन फिर से रसिया और यूक्रेन को लेकर G7 का पहला एजेंडा था, पहला ही दिन इसमें बात होना था। तो पुतिन ने भी फिर से जो क्यूबा में अपना पनडुब्बी भेज दिए हैं और पनडुब्बी जो जिरकॉन मिसाइल से लैस है और कह रहे हैं कि परमाणु बम उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ओके। तो कहीं ना कहीं रसिया बता रहा है कि उस समय को ना भूलिए, क्यूबा संकट को, और मैं पूरी तरह से सजग हूँ लड़ने के लिए। तो अगर रसिया को कम आंका जा रहा है तो उसके लिए तैयार है। तो चलिए, और बीच में जो अमेरिका, जो भी पश्चिमी देश थे, तो यूक्रेन को केवल हथियार दे रहे थे और बोल रहे थे कि तुम जो भी हथियार दे रहे हैं हम केवल डिफेंस के लिए यूज करना। ओके। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने परमिशन दिया था कि तुम अब अटैक कर सकते हो। तो इसीलिए आपका रसिया ने भी अपना बयान दिया था कि अब पश्चिमी देश के भी सैनिक मरेंगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए, कहीं न कहीं अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो अभी होने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 होगा तो आप जान सकते हैं कितने देशों के पास परमाणु बम है, तो कोई बचेगा नहीं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चल रहा है युद्ध
कई मोर्चों पे इधर इजराइल और हमास तो चल ही रहा है और रसिया यूक्रेन चल रहा है, उधर अज़रबैजान आर्मेनिया चल रहा है। मतलब हर एक मोर्चा पे कहीं न कहीं एक तरफ शांत होता है तो एक तरफ चलता है, या एक ही बार एक से दो जगह युद्ध चलता रहता है। तो ऐसा चल रहा है, फिर भी आप अपने लाइफ में ध्यान दीजिए और आप अपने लाइफ में ध्यान देकर आगे बढ़िए, सक्सेस होइए। चलिए हम भी अपना 100% देंगे और इंडिया को भी विकसित भारत बनाने में जितना हो सके उतना, सिंपल सी बात है, मदद के रूप में क्या करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप सक्सेसफुल बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इंडिया आपका विकसित भारत बनने लगेगा। ओके, तो आप अपना अपना जिम्मा उठाइए, उसे कहते हैं, और दूसरों का जिम्मा अपने सर पे न लीजिए, अपना जिम्मा उठाइए, यानी आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। यानी आप सिंपल सा तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप दूसरों को सक्सेसफुल बनने में मदद कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।